हेलो मोना। तुम्हारी शादी के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी और सोचा था कि मेहंदी, संगीत या शादी में कोई ऐसा फुर्सत का पल मिलेगा जब मैं इसे माइक पर बोलकर सभी को सुनाऊंगा। पर थोड़ा अस्त व्यस्त होने के कारण ये काम बन नहीं पाया और आज जब इसको फिर से देखा तो सोचा कि ठीक आज से 1 महीने पहले ही तो तुम्हारी शादी हुई। कितने बिजी थे हम सब उस दिन, क्या बताऊं। सुनो, अब मैं तुम्हें सुनाता हूं। बात यहाँ से शुरू होती है। दीपाली, मोना, ये नाम पिछले कई सालों से हम और आप बोल रहे हैं। अब इस नाम को किसी परिचय की ज़रूरत भी तो नहीं, क्योंकि परिवार में हर कोई वाकिफ़ है इस नाम की खुशी से। बात कुछ साल पहले की ही है, जब इस नाम को दीदी और माय डियर जीजा जी ने मिलकर एक प्यारी सी गुड़िया को दिया। जब तुम इस दुनिया में आई तो अपने साथ किस्मत की एक पोटली साथ में लाई और उस समय की धारणा कि लड़की हुई है उसको बदल कर रख दिया। तुम कैसी रही, कितनी प्यारी लगती, ये सब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सब लोग साथी रहे हैं इस सफ़र के जो आज इसको सुन रहे हैं। पर कुछ बातें हैं जो तुम्हें बता रहा हूँ। तुमने पूरे परिवार को बदल कर रख दिया। उस समय तुम्हारे पापा और दादा मिलकर अपने काम, व्यापार पर ध्यान लगा रहे थे। पापा का काम अब साइकिल से स्कूटर पर आ गया। पापा और दादा रोज़ सुबह काम पर जाने से पहले आई इस लक्ष्मी का पूजन कर कर निकलते और देखते ही देखते माँ लक्ष्मी की जो अनुकंपा कामकाज में हुई वो अकल्पनीय रही। पापा स्कूटर से बाइक, बाइक से कार, सब कुछ बदलने लगे। अपने हर काम से पहले बेटी के चरण चूम कर जाते और इस तरह दीपाली ने लड़खड़ाते कदमों से पापा के कामकाज को जो संवारा और पापा ने दादाजी के अनुभव से जो मेहनत की, वो बोलने में भले ही सेकंड का समय ले, पर उसको उस मुकाम तक लाने में जो अनुशासन, ऊर्जा और अपने काम में समर्पण दिया, उसने कई सालों का समय लिया। पर दिन भर की थकान दादा और पापा को तुम्हारे वो तोतले शब्द पल भर में गायब कर देते। अब परिवार में एकदम छोटी सी बच्ची पूरे परिवार का एक काम बन गई। कोई महफिल हो या कोई बातचीत, तुम्हारे मम्मी पापा तो बस यही कहते कि मोना आई तो ये हुआ, दीपाली आई तो ये हुआ। पर कहीं इनको एहसास भी था कि न जाने कितने व्रती फलों से इस घर में इस लक्ष्मी का आगमन हुआ है। समय अपनी करवट लेता रहा। तुम स्कूल के लिए पहली बार तैयार हुई। याद है तुम्हें वो PD मेमोरियल पब्लिक स्कूल ड्रेस में तुम कितनी प्यारी लगती थी। फिर तुमने बेंसन पब्लिक स्कूल में आगे की शिक्षा हासिल की। तुम्हारे छोटे छोटे पैर अब बढ़ने लगे। तुम खेल खेल में बड़ी बड़ी चप्पल पहनकर चलती और इधर पापा रेंट की शॉप से परमानेंट शॉप ओनर बन गए। कितना काम किया, कितनी भाग दौड़ की, खूब कमाया, खूब खर्चा किया, खूब सीखा और बहुत उन्नति की। फिर तुम बड़ी होकर महर्षि स्कूल में आ गई। समय बदला, साल बदले, यहाँ तुम बड़े मामा के सानिध्य में रहकर अध्ययन करती रही। आज तुमको नाना नानी के घर की वो सब बातें याद दिला दूं जो तुम्हारी स्मृतियों में कैद हैं। तुम जब छोटी थी तो अंगूठा चूसती थी। कभी हम तुमको काफ़ी देर तक आ कहकर सुलाते, तो कभी तुम्हारे तोतले शब्द से पौटी मंजन कर ली। कभी सोते समय तुमको पीठ खुजलानी पड़ती थी। और ये सारे गैर ज़रूरी काम हम मामा लोगों के लिए
जरूरी हो जाते थे, एक तुम्हारे हंसने भर से। कभी नानी तुमको धूप में मालिश करती थी या कभी तुमको नहलाती थी। कितना बड़ा वो काम होता था कि हम सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते और इस काम को एक पर्व की तरह मनाते और पर्व की तरह ही उसकी फोटोग्राफी होती। नाना का घर तुमको बहुत पसंद आता था क्योंकि तुम्हारे वहाँ धूप नहीं आती थी जाड़ों में, इसलिए भी तुमको जाड़ा नाना नानी के घर पे बिताना अच्छा लगता था। पर तुम्हारे पापा का मन भी कहाँ लगता था तुम्हारे बिना। एक बिजनेसमैन अपनी लक्ष्मी को बहुत जल्दी ले जा लेता और हमको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, पर परिवर्तन ही संसार का नियम है। तुम स्कूल में पढ़ी लिखी और फिर आगे निकलकर कॉलेज की ओर कदम बढ़ाने लगी और काफ़ी पारिवारिक मंत्रणा के बाद तुमको ग्राफिक इरा भीमताल में भेजा गया। अकेले घर से बाहर ये तुम्हारा पहला कदम था। तुम भीमताल गई, ग्रेजुएट कोर्स किया, फिर बिरला से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया। लगातार घर के बाहर रहकर जो अपने अंदर तुमने बदलाव किए वो काबिले तारीफ रहे, क्योंकि घर में मम्मी ने जो स्पून फीडिंग की थी उससे निकलकर बाहर की बनावटी दुनिया में खुद को सेट करना और अपनी एक अलग पहचान बनाना, ये सब काम इतना आसान भी नहीं रहा होगा। पर इन 5 सालों में जो पर्सनल प्रोफेशनल तुमने सीखा वो तुमको जीवन भर भटकने नहीं देगा। घर से निकलने पर ये साल जिन दिलों पर भारी रहे हैं वे तुम्हारे मम्मी और पापा हैं, और माँ का दिल कुछ अलग ही है। हर पल समाज में असुरक्षा को मन में रखते हुए ये अपने दिन काटती। कभी तुमसे मिलने आती तो कभी तुम घर पर आ जाती। ये माँ की शिक्षा और दिए संस्कार ही रहे जो तुमने अपने मम्मी और पापा के विश्वास को एक पल के लिए भी डिगने नहीं दिया, और घर की देहली तो लांघी पर सिर्फ अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए, न कि परिवार की मर्यादा को झुकने के लिए। ये 5 साल जीवन के वे चमकीले साल थे जब तुम 17 से 21 साल की थी, जब तुम किसी दिवा स्वप्न में थी, पर माँ का हर पल परछाई की तरह साथ और पिता की आंखों का डर, उसने तुमको अपने कर्तव्य पथ से डिगने नहीं दिया। और फिर तुम दिल्ली आ गई, कुछ नई ऊर्जा को लेकर, कुछ नया सीखने, कुछ नया करने। और फिर दिल्ली ने सिखाया तुमको सामाजिक होना, दिल्ली ने सिखाया तुमको आटे दाल का भाव मालूम करना। अब तुम हिसाब किताब करने लग गई कि ये महंगा है, ये सस्ता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जब बैठे बैठे रोटी नहीं आई बोलने वाले हाथ अब रोटी पकाने में माहिर हो गए। जब भी तुम दिल्ली से घर आती तुमको रसोई में कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता। कभी मम्मी तुमको सिखाती और कभी तुम मम्मी को। अब मम्मी पापा की एक और सोच उनको सोने नहीं दे रही थी। जब भी उनसे मिलो तो यही बात करते कि मोना की शादी का क्या होगा, 22 की हो गई है, दूर भी चली गई है, थक भी जाती है, पता नहीं खाती भी है कि नहीं खाती है। यही चलता रहता। पर दिल्ली दूर नहीं थी, तुम आती रही, जाती रही और अपने विश्वास को और मजबूत करती चली गई। ये तुम्हारी माँ और पिता की परवरिश, उनके प्यार, वात्सल्य और संस्कार ही हैं कि उन्होंने तुम्हारे सपनों की उड़ान तो तुमको उड़ने दी, पर उस पतंग की डोर को कितना भी काम रहा हो, कैसी भी परिस्थिति रही हो, कभी भी छोड़ा नहीं। इसलिए तुम इस नीले आकाश में अपनी उड़ान निश्चिंतता के साथ उड़ पाई, क्योंकि विश्वास की वो डोर माँ और पिताजी के अनुभवी मजबूत हाथों में थी। फिर 2019 में पूरे विश्व में एक काली महामारी फैली। उसकी सनसनी ने सबको चौंका दिया, जो कोरोना के नाम से जानी गई। समय कठिन था और मम्मी पापा ने निर्णय लिया कि तुमको घर लाया जाए ताकि पूरा परिवार साथ बैठकर इस
अनिश्चित काल के दानों से घर बैठकर लड़ सके, जिसका कोई इलाज ही नहीं था। अब समय आया दिल्ली से घर वापसी का। लॉकडाउन का समय, परिवार का साथ, भाई और घर वालों से ट्यूनिंग, ये सब और ज़्यादा बढ़ने लगी। मम्मी के साथ रसोई में दो और पैर खड़े होने लगे। अभी कुछ सालों पहले जो हर काम मम्मी से पूछ कर करती, अब वो घर में ज़रूरी बातों पर सलाह देने लगी। कुछ नई नई बातें बताती, कुछ दीपाली घरेलू नुस्खे सीखने लगी। पर मम्मी और पापा को एक ही सोच है कि बेटी के हाथ कब पीले हों। कभी नाना जी के घर पे इसका जिक्र होता, तो कभी ताऊ जी के घर पे, तो कभी बुआ के घर पे। पर अनुभवों और नई पुरानी पीढ़ी के बीच राम सेतु की तरह नाना जी एक ही बात कहते कि कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, या कभी बोलते कि होए वही जो राम रचि राखा। पर एक बेटी को अपनी बेटी के लिए अपने पिता की ये पंक्तियाँ समझ ही नहीं आ रही। वो हमेशा यही कहती कि अब ढूंढेंगे तो करते करते टाइम भी लग जाएगा। सच में माँ बाप होना इतना आसान भी नहीं। ये तब समझ में आता जब आप लोगों से बातें करते थे। पर आप लोग इतने खुशकिस्मत माँ बाप हो कि आपके बच्चों की लगाम आपके हाथों में है। आज के इस समय में जब बच्चे माँ बाप को ये सोचने ही नहीं दे रहे हैं कि हमारी शादी की सोचो, आप सोच रहे हो। ये आपके अपने बुजुर्गों के प्रति आस्था, उनके प्रति आपका समर्पण भाव आज आशीर्वाद बनकर बरस रहा है कि आप अपनी बेटी के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए पति और पत्नी विचार कर रहे हो। हर कदम पर आपके संस्कारों, विचारों को लेकर बेटी अपने दिलो दिमाग से 2013 से घर के बाहर अपनी आभा को लेकर आपके विश्वास को बनाए हुए है। 2021 में कोविड की वैक्सीनेशन डोज आने के बाद माहौल थोड़ा बहुत डराने वाले से कम हुआ, पर अंधेरा दूर नहीं हुआ था। फिर दीपाली ने दिल्ली का सफ़र दोबारा करने की परिवार के सामने मनसा रखी। बचपन से जिस बच्चे को कभी किसी भी विषय वस्तु के लिए जो माँ बाप मना नहीं कर पाए, वो अब भी क्या करते, क्योंकि इस बार मोना के साथ जो समय व्यतीत हुआ वो माँ बेटी ने एक दोस्त की तरह, भाई ने एक दोस्त की तरह, और पिता को भी मोना ने काफ़ी हद तक अपनी प्यारी नोक-झोंक से अपना मुरीद बना लिया। कुल मिलाकर ये समय इस पूरे परिवार के लिए सिर्फ एक दूसरे को समय ही समय देने में बीता। इस बार मम्मी पापा भाई किसी को भी मन नहीं था कि तुम दिल्ली जाओ, पर सब कुछ खामोशी के साथ तुम दिल्ली आ ही गई। पर मम्मी और पापा को एक काम देकर आ गई कि अब शादी करूँगी, आप देख लो, तब तक मैं जॉब कर लेती हूँ। विश्वास की डोर अपनी परवरिश पर संकल्पित और बुजुर्गों के आशीर्वाद ने अब इस काम पर लगने के लिए तुम्हारे मम्मी और पापा को लगा दिया। अब उन्होंने बेटी के दिए संकेत को एक साकेत बनाने के लिए खोज शुरू कर दी। आपको ये सारी बातें सुनने में भले ही बहुत अजीब लग रही हों, पर ये सब मैंने खुद महसूस की हैं, वही लिखता चला जा रहा हूँ। दीदी और जीजा जी की खोज को आखिरकार जून 2021 में एक अल्प विराम मिला, जो दिल्ली में जुलाई 2021 पर एक पूर्ण विराम में परिवर्तित हुआ। बेंगलोर से दिल्ली के लिए जीजाजी ने मुझे बुलाया और हल्द्वानी से दीदी, जीजाजी, ताऊजी, बुआ और सभी लोगों ने मिलकर अंकुर और दीपाली के एक सूत्री हो जाने पर उनके परिवार के समक्ष हामी भरी और फिर दीपांकुर बन गए। अंकुर और उसका परिवार कितना अनुशासित लगा। उनके घर पर 7 घंटे के प्रवास के दौरान मैं पूरे समय उनके घर पर हर काम, हर वस्तु को इतने अचरज से देख रहा था कि मेरे लिए ये सब कुछ विश्वास कर पाना आसान नहीं हो रहा था कि इस
21वीं शताब्दी में मैं इतना सरल, अनुशासित, मंत्रमुग्ध विचार, अंकुर के माता पिता के चेहरे का ओज और चमक, उनका अपनापन, उनकी रसमय बातें करते करते ऐसा लगा ही नहीं कि इस परिवार से मैं आज पहली बार मिला हूँ। खास मुझको ये लगा कि इस परिवार से कुछ पहले का नाता है। मन इतना प्रफुल्ल था कि क्या कहूँ। मुझको लगा कि जैसे मैं किसी मंदिर में संतों के सानिध्य से निकल कर आया हूँ। और इस प्रकार किरण और भुवन की वैभव लक्ष्मी को नारायण मिल गए। इतनी बढ़िया जोड़ी, दोनों के बारे में बात करने के बाद इस बातचीत को बस करते ही रहने का मन करे। और फिर बातचीत और कामों का सिलसिला शुरू हुआ और 19 नवंबर को सगाई का दिन निर्धारित किया गया। बहुत दौड़ धूप भाई तन्मय की ओर से सगाई के लिए की गई, जिसे मैंने खुद इस तरह से अनुभव किया कि अब तन्मय भी काफ़ी मैच्योर हो गया है। जिस तरह इसने सगाई के काम को बिना परेशान हुए निभाया, देखकर मज़ा आ गया। और फिर बातों, कार्यक्रम, टेंट, जनवासे, बैंड, होटल, कपड़ों, लिफाफों, कार्ड, डेकोरेशन, हल्दी, मेहंदी, पंडित जी, इन सब की बातों का आनंद लेते लेते 10 फरवरी की तारीख तय की गई, जिसमें तुमको और अंकुर को हिंदू सभ्यता के अनुसार सामाजिक रूप से पति पत्नी का दर्जा मिलने वाला था। धीरे धीरे इंतजार करते करते बेंगलोर से दिल्ली की फ़्लाइट लेने का दिन आ गया और हम हल्द्वानी पहुंच गए। तुमको एक बात बोलूं, इन 18 सालों में बाहर से हल्द्वानी हम लोग कई बार आए, पर इस बार कुछ अलग सी मस्ती, कुछ अलग सा उल्लास मन में था। मैंने तो अपनी शॉपिंग में रुमाल तक नया लिया था और हल्द्वानी में बातें करते करते, डांस की प्रैक्टिस करते, कौन सा फंक्शन कैसे होगा, कौन कब क्या कपड़े पहनेगा, इन सब पर चर्चा करते करते पता ही नहीं चला कि कब 10 फरवरी आ गई। हम इस शुभ अवसर और मुहूर्त पर पूरे परिवार के साथ लक्ष्मी गार्डन पहुंच गए। सच कहूं तो उस दिन तुम सबसे ज़्यादा बिजी रही। कभी मेकओवर, कभी फोटोग्राफर, कभी ड्रोन व्यू, कभी फैन व्यू, और इन सबसे ऊपर मोबाइल से फ़ोटो लेने वालों की भीड़। डांस, मौज मस्ती करते हुए संगीत पूरा हुआ और तुमको फिर से मेकओवर जाना था। याद है जब तुमको फोटोग्राफर के बीच ही मोहित को बोलकर कुछ खाने का आइटम मंगवाया, वो भी तुम ठीक से नहीं खा पाई। आधा चीला तुमने चिड़ियों के लिए छोड़ दिया था। और फिर तुम मेकओवर और मैं, पप्पू मामा और छोटे ताऊ जी जनवसी की तैयारियों में जुट गए। हमने थोड़ा सा समय लिया और संगीत की ड्रेस चेंज करके सूट पहन लिया। फिर हम डट गए के रेस्टोरेंट पर और पल पल की अपडेट जीजाजी और दीदी को देते रहे। उस दिन दीदी और जीजाजी को मैंने पहली बार थोड़ा सा परेशान सा देखा। होना भी स्वाभाविक था। आखिरकार अंतिम जवाबदेही हर काम में जीजाजी और दीदी की ही तो थी। हम लोग तो महज एक सिपाही की तरह अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। वहाँ भाई तन्मय बिजी है फ़ोटो फ्रेम रेडी करने में, वेलकम रिबन लगाने में और डिनर को फाइनल लुक देने में। और फिर वो पल आ गया जिसके लिए हम केके में अपनी ड्यूटी दे रहे थे। बारात आ गई और बारात की भीड़ में हम 4 लोग खो से गए। ये तो बिल्कुल अजीब सा माहौल हो गया जो हमारी कल्पनाओं में था ही नहीं। हम अंकुर और उनके मम्मी पापा को कुर्सी भी नहीं दिला पाए, जबकि हमने आप चारों के लिए डबल सोफ़ा और टेबल रिज़र्व कर रखा था। पर वहाँ पर सारे इंतज़ाम धरे के धरे रह गए। फिर पता नहीं कहाँ से ताऊ जी एक सोफ़ा अंकुर के लिए जुगाड़ कर लाए। अब ठीक था, नारायण को आसन मिल गया, अब वो सब संभाल लेंगे। ये सोचकर हम सभी लोगों को करबद्ध होकर निवेदन करते रहे और परिस्थिति कुछ देर में काबू में आ गई, जिसमें बहुत हद तक अंकुर के मम्मी और पापा का सहयोग रहा।
इस तरह बारात को हल्का जलपान कराकर हमने लक्ष्मी गार्डन के लिए रवाना कर दिया और दीदी और जीजाजी को भी इस बात के लिए अपडेट कर दिया। केके को बाकी और चीज़ों की जिम्मेदारी देकर हम भी विवाह समारोह पर पहुंचकर बारात के स्वागत के लिए फूल माला लेकर खड़े हो गए और इस तरह वधू समाज ने नारायण की पहली छवि अपने मुख्य द्वार पर देखी। फिर द्वार पर जो भी रस्में होती हैं वो पूरी हुई और तन्नू भाई अपने जीजू को छतरी उड़ाकर धुलियार्ग रस्म के लिए वहाँ तक लाए जहाँ पर पंडित जी द्वारा हर कार्यक्रम संचालित किया जाना था। वहाँ पर जो मेरा मानना है, दूल्हा और दुल्हन के पिता ये सर्वाधिक नज़रों में और कैमरे की नज़रों में होते हैं, पर अंकुर और जीजाजी ने उस पल को एक सुंदर कड़ी में पिरोकर रख दिया और सबसे मनमोहक प्रस्तुति समूचे पाटनी परिवार द्वारा मंत्रोच्चार की अद्भुत झलकियाँ जो मेरी जानकारी में शायद ही किसी धुलियार्ग में देखने को मिल पाएगी या कभी मिली होगी। और फिर विवाह के अन्य कार्यक्रम आयोजित हुए जैसे जयमाला। मंच पर विराजमान अंकुर और दीपाली की छवि लक्ष्मी नारायण से प्रतीत हो रही थी। सभी लोगों ने मंच पर जाकर नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लिया। फिर खाना पीना और विवाह की सारी रस्में बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई और प्रातः काल की वो अविस्मरणीय बेला आ गई जब तुम हम सब से पराई होने वाली थी और एक दूसरे से छिपते छिपाते आंसू पोंछते सोचा था कि रोएंगे नहीं, पर तुम गले लगी और दिल दरिया बनकर बह निकला। आज भी इन लाइनों को लिखते हुए आंसू छलक आए। क्या करें, तुम हो ही इतनी प्यारी। विदाई की बेला जिन दो हृदय पर भारी पड़ी वो दीदी और जीजाजी रहे, जो चाह कर भी अपने कलेजे के टुकड़े को विदा कर पाने में समर्थ नहीं थे। पर विधि का विधान है कि तुमको तो दो कुल का उद्धार करना है। हमारा अधिकार तुम पर यहीं तक था, पर वो सब अविस्मरणीय यादें हमको सदैव तरोताजा महसूस करती रहेंगी। अब तुम एक नए रूप में प्रवेश करने जा रही हो। अपने नए घर में हमेशा अंकुर, मम्मी पापा और भाई के हिसाब से चलकर पूरे परिवार को अपने सेवा भाव से बांधे रखना, जैसा तुम पर अटूट विश्वास है मेरा। और मम्मी और पापा के संस्कारों को दिल्ली की आधुनिकता में कमज़ोर न पड़ने देना। आज तुम्हारे विवाह को 1 महीना पूर्ण हो गया है और तुम ससुराल में बहुत खुशी से अपना जीवन बिता रही हो, जैसा तुमसे बात करके प्रतीत होता है। एक विशेष बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि अंकुर के पिताजी के पास अनुभवों की एक खान है। इनसे जितना हो पाए ज्ञान बटोर लेना, क्योंकि जुलाई 2021 से तुम्हारे घूमने तक की जो प्लानिंग जिस तरह बखूबी इन्होंने एक सिस्टम में बुनकर तुम्हारे सामने रखी है वो काबिले तारीफ़ है। और मम्मी जी से खाना बनाना, साधना, योग, मंत्र और मेहमान नवाजी का पाठ जरूर पढ़ना। बाकी तुम खुद बहुत हद तक समझदार हो। तो आइए, जो लोग इस ब्लॉग को पढ़ या सुन रहे हों उनसे निवेदन है कि एक बार इस नए जोड़े को आकाश भर शुभकामनाएं देते हैं और दोनों तरफ के परिजनों से एक बार जोरदार तालियों के माहौल को और भी खुशनुमा रंग देने की गुजारिश करता हूं। धन्यवाद।